हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर करंट अफेयर्स क्लासेस। सो देखते हैं हमारा जो करंट अफेयर है वो जून 2025 का है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, दैट इज़ द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, सोशल इश्यूज, इकोनमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। सो ये मेन टॉपिक्स हैं जिन पे कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो उस पर बेस्ड होके उनके करंट अफेयर्स इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड पूछा जाता है। सो हमें इन टॉपिक्स पे फोकस करना है और इनका रेगुलर अपडेट रखना है, जिससे कि हम मेंस में भी इनको ऐड कर सकें और प्रीलिम्स के फैक्ट के फॉर्म में हमें इसका यूज़ कर सकें। सो देखते हैं हमारे टॉपिक्स। सो सबसे पहला है रोहिंग्या एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू रिफ्यूजी एंड डिपोर्टेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि रिसेंट में अमेरिका ने बहुत सारे रिफ्यूजीज़ या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट किया है। सो इसी तरीके से जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की वजह से वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और उनके डिपोर्टेशन की बात चल रही है। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ अपने डिसीजंस दिए हैं, उसको देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को सुनते हुए ये कहा है कि दे कैन नॉट, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, दे कैन नॉट क्लेम रिलीफ बेस्ड ऑन यूएनएचआरसी कार्ड्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो कंडीशंस हैं उसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस हैं कि रोहिंग्याज रिफ्यूजीज जो हैं वो इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं और वो यूएनएचआरसी के अकॉर्डिंग डिमांड्स, राइट्स की डिमांड्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको किस तरीके के राइट्स मिले हुए हैं। तो जो ग्लोबल प्रोविज़न है, ग्लोबल प्रोविज़न पे हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक है, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि ये डिफ़ाइन किया है प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज़, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टेटलेस पीपल। इनको वो किस कैटेगरी में रख रहा है? इन सभी को वो रिफ्यूजी की कैटेगरी में रख रहा है। ठीक है, रिफ्यूजीज की कैटेगरी में रखा जा रहा है। बट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। दैट इज द 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज एंड 1967 प्रोटोकॉल। इंडिया ने अभी तक इस प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है। तो इंडिया इज नॉट द इंटरनेशनली बाइंडेड कि वो जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनके लिए काम करे। एंड ऑल्सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन इंडिया रिलेटेड टू रिफ्यूजी एंड डिपोर्टेशन। ठीक है, इंडिया में क्या प्रोविजंस दिए? इंडिया ने कोई अभी तक सेपरेट लॉ नहीं बनाया है रिफ्यूजीज के लिए। ठीक है, अगर कोई लॉ होता तो उसके अकॉर्डिंग उनको एकोमोडेशन या उनको फैसिलिटीज़ दी जाती। बट क्या है कि केस बाय केस हम इसको देखते रहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस इन पे डिसीजंस देता रहता है। अदर प्रोविजंस जो इंडिया के पास हैं वो हैं, दैट इज़ द फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, जिसके सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो डिटेन और डिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अगर वो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। उसी के साथ जो प्रोविज़न है दैट इज़ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इस एक्ट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथोराइज़ किया है कि वो डायरेक्ट और रिमूवल ऑफ एनी फॉरेनर जो विदाउट वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो इनको डिपोर्ट कर सकती है। एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 258(1) एंड 239 जो ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट और यूटीज़ के पास ये पावर है कि वो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर सके। एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2021 में डिसीजन आया था, दैट इज़ द राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज एंसिलरी एंड कमिटमेंट टू द राइट टू रिसाइड सेटलमेंट अंडर 19(1)(e), यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(e), उसमें वो रिपोर्ट का राइट नहीं दिया गया है। ठीक है,
सो ये हमारे जो प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स हैं और इंटरनेशनली कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं जो इंडिया की सिग्नेटरी नहीं है और वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ पर काम करती है। सो इस तरीके की न्यूज़ में हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि इसके ग्लोबल और इंडियन जो पर्सपेक्टिव है वो क्या क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सबसे पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये एरिया दैट इज़ द चाइना, ठीक है, और ये चाइना के कस्कर से होते हुए, ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर और ये पूरा कवर करते हुए ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है, ठीक है। इसका एक नया जो रूट है वो है गिलगित बाल्टिस्तान और डेरा इस्माइल खान, और वहाँ से ये ग्वादर तक जा रहा है। सो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है, 3 कंट्रीज़ जो हैं, अफ़गानिस्तान ने भी इसको एग्री किया है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। सो इट वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इन 2015। सो ये 2015 में रिलीज़ किया गया था एंड इट इज़ अ लिंक बिटवीन द ओल्ड सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। ये दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, किसके, जो सिल्क रूट हुआ करता था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम और जो रिसेंट का मैरीटाइम सिल्क रोड है उनके बीच में, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो डेवलप किए जाएंगे वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि वहाँ पर डैम्स बनाए जाएंगे, एनर्जी से रिलेटेड प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे, रोड्स हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। सो इस तरीके से, और ये अराउंड 3000 किलोमीटर रोड, रेलवे और पाइपलाइन डेवलप की जाएगी जो ऑयल और गैस को ट्रांसफ़र करेगी, कहाँ से, पाकिस्तान के ग्वादर से काशगार सिटी तक इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइनाज जिंगजियांग वीगर ऑटोनॉमस रीजन तक, ठीक है। कहाँ से, गैस पाइपलाइन जो होगी वो ग्वादर से लेकर, ठीक है, चाइना के काशगार रीजन तक, जो जिंगजियांग प्रोविंस में सिचुएटेड है, वहाँ तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से रूट्स हैं, और अभी रिसेंट में जैसे कि आपको पता चला है कि अफ़गानिस्तान ने भी इसमें एग्री किया है। सो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्या है अगर अफ़गानिस्तान भी सीपैक में इंक्लूड हो जाएगा। सो सबसे पहले जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन हो जाएगा CPEC का अफ़गानिस्तान तक, जिससे क्या होगा कि एक अल्टरनेटिव बैक चैनल मिल जाएगा चाइना को पाकिस्तान के अलावा, और वो अफ़गानिस्तान के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और इंडिया की जो पॉलिसी है जो चाबार पोर्ट पर है वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, और इंडिया की जो नेक्स्ट पॉलिसी है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे कि इंडिया सेंट्रल एक्सेस एशिया को एक्सेस करना चाहता है, उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हो सकता है, चाइना पूरी तरीके से घेर सकता है, जैसा कि चाइना की पहले पॉलिसी रही है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, वो पूरी तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है। जैसे कि चाइना ने हम्बनटोटा श्रीलंका में पोर्ट लिया है, उसके बाद ग्वादर पाकिस्तान में, चित्तगोंग बांग्लादेश में CPEC के अंडर में लिया हुआ है। अब जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। सो इस तरीके से क्या होगा कि एक जो उसकी इंडिया को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चारों देश मिलके वहाँ पर चाइना का डोमिनेंस को शो करेंगे। इसी के साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाइना एक्सिस, यानी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाइना एक्सिस को भी इन्फ्लुएंस मिलेगा, वो स्ट्रेंथन होंगे। जबकि इंडिया ने अभी तक जो है तालिबान रेजिम के साथ, यानी कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है तालिबान गवर्नमेंट, उसके साथ अभी तक लिमिटेड इंगेजमेंट ही शो किया है, ठीक है। एंड
इट में पोटेंशियली रिड्यूस इंडियाज़ लिवरेज एंड डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 डिकेड से इंडिया अफ़गानिस्तान में सॉफ्ट पावर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। सो चाइना के वहाँ पे प्रेजेंस होने से इन चीज़ों पर भी इन्फ्लुएंस आ सकता है। एंड ऑल्सो द सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। तालिबान रेजिम बैक्ड बाय चाइना फंड्स, तो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो एक बार फिर से एंटी इंडिया टेररिज्म लॉन्च पैड को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक जैश मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा। सो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को भी दोबारा से फंडिंग मिलेगी और फंडिंग मिलके वो एंटी इंडियन काम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी इंडिया पे पड़ेगा, लाइक वी ऑलरेडी नो कि अफगानिस्तान इज रिच इन लिथियम, और लिथियम आपको पता है कि जो जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चल रही है उसमें लिथियम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और रेयर अर्थ रिजर्व भी वहाँ पर है। सो चाइना की वजह से वो इंडिया के लिए एंटी इंडियन पॉलिसी के थ्रू इन सभी चैनल्स को बैक कर सकते हैं। सो ये कंसर्न है इंडिया के कि अगर अफगानिस्तान सीपैक में इंक्लूड होता है, और इंडिया क्या कर रहा है सीपैक के अगेंस्ट में, उसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो इंडिया ने चाबार पोर्ट डेवलप किया है। आपको पता है कि चाबार ईरान के सदर्न पार्ट में लोकेटेड एक पोर्ट है, और वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करने के लिए इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है, कि हमें वहाँ से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान से, और हम सीधा चाबार के थ्रू सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते हैं। और उसी के साथ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी डेवलप कर रहा है, ठीक है, जो इंडिया ने 2000 में इस्टेब्लिश किया था। उसके साथ इंडिया, रशिया और ईरान जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जिससे इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान, यानी कि जो इंडियन ओशन है उससे होते हुए पर्शियन गल्फ से कैस्पियन सी वाया ईरान, और जो नॉर्थ यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया में एंटर कर सकते हैं। सो ये रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का ट्रेड रूट है एक तरीके से। और इसी के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया। सो इंडिया ने इंटीग्रेट किया है किसको, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन है, इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोपियन यूनियन। सो ये सारे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसी के साथ आपको पता है कि इंडिया क्वाड में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट कर रहे हैं टू काउंटर द चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो इंडिया ने सीपैक को काउंटर करने के लिए, और इंडिया रेगुलरली और एक्टिवली इन सभी पार्टिसिपेंट पर काम कर रहा है। सो इसलिए सीपैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी मेंस के एग्ज़ाम में सीपैक के बारे में पूछा भी गया था, तो कई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं जो यूपीएससी को फॉलो करते हैं, वो भी सीपैक से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। सो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सीपैक की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और इंडिया उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द राइट टू डिजिटल एक्सेस, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। वी ऑलरेडी नो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो आर्टिकल 21 है, दैट इज द राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, उसमें राइट टू डिजिटल एक्सेस भी एक सब पार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी है, उसमें राइट टू डिजिटल एक्सेस भी एक पार्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है कि ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि जो नो योर कस्टमर प्रोसेसेस हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, यानी कि राइट टू डिजिटल एक्सेस है वो आर्टिकल 21 के अंडर में
आता है। अब देखते हैं राइट टू डिजिटल एक्सेस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आर्टिकल 21 के अंडर रखा हुआ है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी, यानी कि सभी के बीच में इक्वलिटी आनी चाहिए। और तो इसमें जो पार्टिसिपेंट होंगे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बट भी बोथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी कि सभी तक उसकी पहुंच आसान होनी चाहिए। एंड स्टेट हैज़ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, स्टेट के पास, स्टेट को ये ऑब्लाइज किया गया है टू प्रोवाइड एन इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डिजिटल इकोसिस्टम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए। और इसी के साथ जो मार्जिनलाइज पीपल है, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वनरेबल हैं, डिसेबल्ड हैं, इन सभी पीपल्स को या इन सभी सोसाइटी के सेक्शंस को इक्वली डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए और वेलफेयर स्कीम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनको एड ऑन प्रोवाइड किया जाए। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि वो KYC प्रोसेसेस को और ट्रांसपेरेंट और एसेसिबल बनाए फॉर द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबल पर्सन है, जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को ये प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने चाहिए बैंक्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि वो ईजिली एसेसिबल हो जाएं। किसके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। एक बार देखते हैं व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइड। ये आप कई बार डिबेट में यूज़ करते होगे कि डिजिटल डिवाइड। सो डिजिटल डिवाइड इज़ द अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं कि कुछ गांव है वहां पर अभी तक जो केबल इंटरनेट है उसकी फैसिलिटी नहीं पहुंची है। सो जिसकी वजह से क्या है कि वो डिजिटली चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बस इसी के कंपेयर में आप अगर सिटीज़ में देखेंगे या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर हर घर में आपको केबल इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल डिवाइड। और जो ये एक रिफ्ट क्रिएट करता है बिटवीन द रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। सो जिसकी वजह से क्या है कि एक लार्ज सेक्शन जो है, और लार्ज सेक्शन में मैं इंक्लूड करूंगा जो रूरल पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, ये सभी क्या है कि ये सभी डिजिटली चीज़ों को एक्सेस करने पे से रह जाते हैं। सो जिसकी वजह से वो एक माइनॉरिटी की फीलिंग उनके अंदर आती है। सो इन सभी चीज़ों को डिजिटल डिवाइड के अंदर रखा जाता है। सो ये था हमारा टॉपिक कि राइट टू डिजिटल एक्सेस को हम कैसे आर्टिकल 21 के अंडर में एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रख सकते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट्स। ये मेंस पर्सपेक्टिव, सोसाइटल पर्सपेक्टिव और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव, तीनों पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। दैट इज़ द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल डिटेनिंग नॉन सिटीजन्स एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि नॉन सिटीजन्स और रूल ऑफ लॉ के थ्रू कैसे फॉरेनर्स को डिटेन करने के लिए डिटेन ट्रिब्यूनल्स के एस्टेब्लिशमेंट किया गया है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, सो इसमें क्या दिया गया है, द असम डिटेंशन रिजीम इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू लिबर्टी एंड वेलबींग ऑफ पर्सनस कॉट इन, यानी कि असम डिटेंशन सेंटर्स में ये देखा गया है कि जो पर्सन्स को डिटेन किया गया है जो इलीगली इंडिया में रह रहे थे, बट वहाँ पे उन सेंटर्स में जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही डेट्रॉइट हो रही है, उनको बेसिक एमिनिटीज से डिप्राइव्ड किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेके ट्रिब्यूनल्स की बात चल रही है। और जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स है उनके बारे में देखते हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इन असम, दीज आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में आपको पता है क्या होता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी हैज़ द दे हैव द सेमी पावर्स ऑफ जुडिशियल। सो उनके पास कुछ पावर्स होती हैं जुडिशियल्स की और प्रोसीडिंग्स की, सो इसलिए उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। सो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड इन असम टू एजुकेट केसेस इंडिविजुअल सस्पेक्टिंग बीइंग इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए असम में फॉरेन ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया एंड these were created under the Foreigners Tribunal Order 1964 and derives its authority from Foreigners Act 1946. So ये एक स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है
जिसको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर, असम में। और ये देखने के लिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उनसे रिलेटेड जो कंसर्न है उनको देखने के लिए। सो ट्रिब्यूनल क्या क्या करता है? ट्रिब्यूनल जो है वो हैंडल करता है इंडिविजुअल लेफ्ट आउट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी में जो पर्सन लेफ्ट आउट रह गए हैं उनको उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी कंडीशंस को देखता है, लाइक विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 19.06 लाख पीपल जो हैं वो एनआरसी में से छूटे हुए हैं, उनको काउंटिंग करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको देखने के लिए ट्रिब्यूनल काम करता है। एक बार फॉरेनर्स के लिए लीगल बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या है? दैट इज द रूल ऑफ लॉ एंड लिबर्टी। सो रूल ऑफ लॉ उनको दिया गया अंडर आर्टिकल 21 दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड प्रिंसिपल पर्सनल लिबर्टी कैन ओनली बी curtailed अंडर क्लियर लीगल एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क्स अंडर आर्टिकल 21। सो यहाँ पर ये बात की गई है कि आप किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को जो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर है उसको तभी आप रोक सकते हैं जब वो इलीगली या नॉन जुडिशियली फ्रेमवर्क्स में काम कर रहा हो। इसके बाद डिटेंशन ऑफ नॉन सिटीजन्स, सो इसको दिया गया है किसके? फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड ऑल्सो द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में उनके डिटेंशन की बात की गई है। प्रिवेंशन डिटेंशन दिया गया है थ्रू द परमिसिबल आर्टिकल 22, इट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड एंड जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेन किया गया है तो उसके पास प्रिवेंशन के भी राइट्स हैं। ये राइट्स आर्टिकल 22 में दिए गए हैं, यानी कि वो अपनी बात को, जिसको डिटेन किया गया है वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता है और उस पर जुडिशियल रिव्यू भी एप्लीकेबल होता है। असम के बारे में देखते हैं कि सिटीजनशिप और डिटेंशन में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। दैट इज द एनआरसी और सिटीजनशिप क्राइसिस, अराउंड 19 लाख पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी इन असम। ठीक है, 2019 में अगर देखें तो अप्रोक्स 19 लाख पीपल जो हैं जिनको एनआरसी से हटा दिया गया है एंड डिक्लेयर, जिनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है, जबकि वो बहुत टाइम से उस एरिया में रह रहे थे एंड उनके पास कोई दूसरी नेशनलिटी भी नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है? डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस क्या क्या है? लाइक उनके पास अब कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर जो है वो मार्च 24, 1971 के बाद से रह रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो अपनी सिटीजनशिप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को प्रूफ कर सके। कॉमन इश्यूज क्या क्या है? अनअवेलेबल और डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट लाइक ड्यू टू फ्लड्स, रिजेक्शन ड्यू टू माइनर डिस्क्रिमिनेंसी इन नेम्स, यानी कि उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एंसेस्ट्रल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या है? इंडिविजुअल आर स्ट्रिप्ड ऑफ सिटीजनशिप एंड प्लेस्ड इन डिटेंशन सेंटर विदाउट इफेक्टिव लीगल रिकोर्स, यानी कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से और उनका एनआरसी में नाम ना आने की वजह से उनको डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया गया है, जिनकी वजह से बहुत सारे लीगल इश्यूज राइज हो रहे हैं और वो इनह्यूमन कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं वो क्या हैं। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया है दैट इज़ द राजू बालादास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इसने चैलेंज किया था टू आर्बिट्री एंड इनडेफिनिट डिटेंशन ऑफ डिक्लेयर फॉरेनर्स एंड सुप्रीम कोर्ट नॉट yet decisively settled the constitutional limit on such detentions, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन डिटेंशन सेंटर्स में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं लगाई है। सो राजू वाला दास केस में ये बताया गया था कि जो डिटेंशन सेंटर्स हैं वो आर्बिट्री तौर पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का केस देखते हैं, दैट इज द NZYQ मिनिस्टर वर्सेस मिनिस्टर 2023। इसमें हाई कोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट ने ये बोला indefinite detention without realistic prospects of deportation is unconstitutional, यानी कि indefinite यानी कि उसकी कोई टाइम लिमिट के बिना अगर किसी को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। इट ऑल्सो एम्फेसाइज जुडिशियल ओवरसाइट एंड लेजिटिमेट पर्पस ऑफ एसेंशियल डिटेंशन। सो इसमें ये बात की गई है कि जो पर्पसेस हैं
वो सॉल्व होने चाहिए, इलीगल उनको डिटेन करके हम नहीं रख सकते। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पॉलिटी से रिलेटेड। एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, दैट इज़ द सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ में सबसे पहले बात की गई है ए बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम पर बहुत सारे बॉन्डेड लेबर होते थे, उनसे खेती ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी और उनके बदले उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। सो इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारे पास है, दैट इज़ द ऑन May 1, यानी कि जो 1 मई है, दैट इज़ द नोन एज इंटरनेशनल लेबर डे। वी ऑलरेडी नो कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, May 1 को। सो इट एट दिस टाइम इंडिया एबोलिश द बॉन्डेड लेबर इन 1976। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको 1976 में बॉन्डेड लेबर को गिव अप कर दिया है। अब बॉन्डेड लेबर के बारे में देखते हैं। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट कब आया, 1976 में, एंड इट डिफाइंस बॉन्डेड लेबर सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर। उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, यानी कि बंधुआ मजदूर उनको बोल सकते हैं। एंड अंडर डिबेटर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद क्रेडिटर दैट ही वुड रेंडर सर्विस टू हिम ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर फॉर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि इसमें ये बात की गई है कि जो फोर्स लेबर है उसमें या तो जो पर्सन काम कर रहा है लगातार वो काम करेगा, और नहीं तो उसकी जगह पर कोई और फैमिली मेंबर काम करेगा। सो इसको बॉन्डेड लेबर कहा जाता था। एंड द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर इंडिया नोन एज अधियमार, बारामीसा, खुटिया, लखरी, मुंजी, मत, मुंशी सिस्टम एंड नित्य मजदूर, सेवक, सेविका, सेरी एंड वेट्टी। ये इसके अलग अलग नाम है बॉन्डेड लेबर के अलग अलग रीजन्स में। सो इस तरीके के बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है वो इंडिया में चलते थे कि या तो पर्सन वहाँ पर काम करेगा और नहीं तो उस पर्सन के जाने के बाद उस पर्सन के फैमिली मेम्बर को वहाँ पे एज अ बॉन्डेड लेबर काम कराया जाता है। सो करंट सिनारियो में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेव इंडेक्स में जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें अराउंड 11 मिलियन पीपल इन इंडिया वर इन मॉडर्न स्लेवरी विच इंक्लूड्स फोर्स लेबर, डेप्ट बॉन्डेज, फोर्स मैरिज, अदर स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि इंडिया में अभी तक जो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 मिलियन पीपल जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं, लाइक उनसे फोर्स लेबर कराया जा रहा है, वो डेप्थ बॉन्डेज हैं, ठीक है, कुछ पैसा उन्होंने लिया था वो उसको रिटर्न नहीं कर पाए हैं, फोर्स मैरिज कराई जा रही है। सो इस तरीके के जो केसेस हैं उनको भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम में रखा गया है। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में 952 केसेस आए हैं, ठीक है, जिसमें से 96% यानी कि मेनली SC/STs को बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका मिसयूज़ किया जा रहा था। और इसी के साथ 2021 में द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट 12,760 बॉन्डेड लेबर हैज़ बीन rescued and rehabilitated between 2016 and 2021। सो गवर्नमेंट का ये डेटा है कि अराउंड 12,760 बॉन्डेड लेबर्स को फ्री कराया गया, उनको रिहेबिलिटेट किया गया टिल द 2016 एंड 2021। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट में क्या है, दैट इज़ द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, and Article 22 prohibition of trafficking, human trafficking, and Article 39 that is state to secure the health and strength of workers, men and women, and see the tender age of children are not abused। so इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है आर्टिकल 21, 23 एंड 39 ये बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट में काम करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या क्या है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मैंने आपको पहले बता दिया बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट आया 1976 में। सो इसने क्या किया है, विजिलेंस कमेटीज़ बनाई हैं ईच डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीज़न लेवल पे कि जो ओवरसी कर सकें कि इस एक्ट
इस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और उसी के साथ विजिलेंस कमेटी एडवाइजेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विजिलेंस कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवाइज़ करती है कि जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली किया जाए। एंड स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई, रिलीज, रिहेबिलिटेट द बॉन्डेड लेबर। अगर कोई बॉन्डेड लेबर मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबल है कि उसको आइडेंटिफाई करे, उसको रिलीज़ करवाए और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन बॉन्डेड लेबर 2016। सो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को ये बात की गई है कि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए 30,000 का टू द रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबर एंड ऑल्सो एडिशनल रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट दिया जाए। कैसा? 1 लाख रुपए फॉर फीमेल वर्कर, 1 लाख रुपये फॉर मेल वर्कर एंड 2 लाख फॉर ईच विमेन एंड चाइल्ड। यानी कि जो फीमेल वर्कर हैं उनको 2 लाख रुपए और बच्चों को 2 लाख रुपए और जो मेल हैं उनको 1 लाख रुपए। और इसी के अंडर क्या किया गया कि जो 3 लाख हैं वो ट्रांसजेंडर्स को दिया जाए। विमेंस एंड चिल्ड्रन रेस्क्यू फ्रॉम ऑस्टेंसिबल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बॉन्डेड लेबर के साथ साथ अगर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो उनको 3 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू। एंड बेनिफिशियर नॉन कैश ऑल्सो एंटाइटल्ड टू असिस्ट इंक्लूडिंग लैंड अलॉटमेंट फॉर हाउस, एलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और इसी के साथ नॉन कैश के भी प्रोविज़न किए गए हैं कि उनको लैंड भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, एग्रीकल्चर लैंड का एलोकेशन भी किया जा सकता है। सो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो 2016 में रिलीज़ की गई। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट 2030 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन टोटल एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 ईयर्स का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि वो 2030 तक टोटल एबोलिशन करेगी, ठीक है, यानी कि 100% कन्विक्शन रेट के थ्रू। इसके थ्रू क्या किया है, वेज कोड ऑन वेजेस 2019 एक्ट बनाया है कि मिनिमम वेजेस का प्रोविजंस किया गया है फॉर ऑल वेज वर्कर्स इन इंडिया एंड ऑल्सो द रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957, इसको भी साइन किया है। सो इसमें फोर्स और कंपल्सरी लेबर को पूरी तरीके से एलिमिनेट इन ऑल फॉर्म्स, यानी कि किसी फॉर्म में अगर कोई भी फोर्स लेबर कराता है तो उसको एलिमिनेट करने की बात की है। एंड ऑल्सो द इनिशिएटिव्स ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की है। इसमें क्या किया गया है, नेशनल लेवल सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराए गए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर बॉन्डेड लेबर ज़्यादा देखे जाते हैं, लाइक गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो इन स्टेट्स में नेशनल लेवल के सेमिनार और वर्कशॉप्स को भी कंडक्ट कराया जाता है। और इसके बाद देखते हैं ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड इन इंडियन स्कूल, यानी कि जैसा कि मैंने प्रीवियस न्यूज़ में बात करी है कि डिजिटल डिवाइड जो है वो इंडिया का राइज कर रहा है, यानी कि जो रूरल एरियाज़ के पीपल हैं और अर्बन एरियाज़ के पीपल हैं और इसी टाइप के जो स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल एसेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। सो रिसेंट डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया लैक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट एसेसिबिलिटी कम है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं? पहली बात तो ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे स्कूल्स हैं लाइक ओनली 52% of Indian school having the computer facility, ठीक है। सो ओनली 52%, अप्रॉक्सीमेटली 52% स्कूल जो है उनके पास कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है, तो वो इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड कर, और उस 52% में से भी 54% स्कूल्स जो हैं उनके पास इंटरनेट की एसेसिबिलिटी है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक एजुकेशनल गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इसी के थ्रू इवन 89.7% ऑफ स्कूल हैव एक्सेस ऑफ फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। 89.7% स्कूल जो है वो उनके पास
इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, आप कंप्यूटर और इंटरनेट की तो बात छोड़ ही दीजिए कि वो तो बहुत बात का केस है, जब तक उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगे। सो जिसकी वजह से क्या है कि एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है, एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, डिजिटल इंडिया स्कूल प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिसके अंडर क्या हुआ है, डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज़ फेल्ड टू मेक एनी इम्पैक्ट इन रूरल स्कूल्स ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब सीधी सी बात है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाने में क्या है कि डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ई एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इवन उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर, सो बहुत सारे इस टीचर्स हैं वो खुद ही इंटरनेट एसेसिबिलिटी नहीं जानते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को क्या उससे रिलेटेड एजुकेशन दे पाएंगे। गैप्स इन एजुकेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा गैप है एजुकेशन सिस्टम में। लाइक असम में सिर्फ 17.6% जो है वो पीपल जो है वो इंटरनेट एक्सेस स्कूल में कर सकते हैं, बिहार में 20.4, मध्य प्रदेश में ओनली 21%। सो ये कंडीशन है स्टेट्स की कि एजुकेशन सिस्टम में इंटरनेट को लेके बहुत ज़्यादा गैप है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सो लिटरेसी इनिशिएटिव लीडिंग टू अनइक्वल प्रोग्रेस अक्रॉस द स्टेट एंड रिलीजन्स, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन भी अनइक्वल हो रहा है। बहुत सारे स्कूल जो जिनका यू कैन से अप्रोच होती है तो वो उनके यहाँ तो फैसिलिटी हो जाती है, बट अदर स्कूल्स में ये फैसिलिटी नहीं हो पा रही है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ ओल्डर डेमोग्राफिक्स, ठीक है, ओल्डर एज ग्रुप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे घर में भी दादा दादी वगैरह होते हैं वो डिजिटली थोड़ा सा इनएसेसिबिलिटी उनके अंदर रहती है। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक डिजिटल रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में इंडिया के और अर्बन एरियाज़ में। सो इन सभी प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जा सके। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, डिजिटल इंडिया कैंपेन चला है 2015 में, ठीक है। सो उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। एजुकेशन का इंटीग्रेशन किया है लाइक सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन को मैंडेटरी बनाने की बात करी है। उसी के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए लाइक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMG दिशा जिसको बोला जाता है, जिससे कि डिजिटल डिवाइड को रोका जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा, कि राइट टू डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 में इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। सो ये जो पॉइंट्स हैं इनके थ्रू हम डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, PM श्री स्कीम, केरला हैज़ डिसाइडेड द अप्रोच, Kerala decided to approach the Supreme Court against the centre's decision withhold the release of 1500 crore to the state in education fund। यानी कि केरला ने डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे सेंटर के अगेंस्ट में कि उन्होंने स्टेट एजुकेशन फंड में 1500 करोड़ रुपीस नहीं दिए हैं। दीज फंड प्राइमरली अंडर समग्र शिक्षा अभियान एंड हैव रिपोर्टेडली withheld due to Kerala's refusal to sign PM श्री मेमोरेंडम। यानी कि केरला का ये इशू है कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने PM श्री मेमोरेंडम पर साइन करने से मना किया है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1500 करोड़ रुपए जो स्टेट फंड में जाना चाहिए उसको रोक लिया है। एक बार PM श्री स्कीम के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम क्या है, टू अपग्रेड सेलेक्ट 4500 एग्जिस्टिंग स्कूल अक्रॉस इंडिया टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट। यानी कि इस स्कीम के थ्रू हम स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक द एग्जिस्टिंग
अवेलेबल फॉर समग्र शिक्षा, KBS एंड NBS। इन स्कूल्स के थ्रू हम वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। की फीचर्स क्या क्या हैं? स्कूल्स आर टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल। उनको ग्रीन स्कूल कैसे बनाया रहा है? लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर पैनल, LED लाइट्स, न्यूट्रिशन गार्डन एंड नेचुरल फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग। इस तरीके की चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ग्रीन स्कूल बनाने की बात की जा रही है अंडर द PM श्री स्कूल स्कीम। और इसी के साथ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया जाएगा टू इवेल्युएट द स्कूल कि बच्चे किस वजह से स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहा है और उनकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स को चेक किया जाएगा। एंड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंटाइटलमेंट्स दिए जाएंगे। विल बी प्रोवाइडेड 100% विल रिसीव साइंस एंड मैथ किट्स। साइंस और मैथ से रिलेटेड बच्चों को किट्स दी जाएंगी और बाल बाटिका एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड 100% ऑफ PM श्री स्कूल विल बी कवर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि उनको स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें PM श्री स्कीम के अंडर में प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के साथ लोकल लैंग्वेज मदर टंग में उनको एजुकेशन दी जाएगी जिससे कि लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा जा सके। एंड ऑल्सो स्कीम प्रोवाइड द लिंकेज ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल वहाँ पे डेवलप किए जाएंगे जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जा सके। एंड स्कीम ऑल्सो एनविसेस कवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन, लोकल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा, यानी कि ग्रास रूट डेवलपमेंट भी करने की बात PM श्री स्कीम में की जा रही है। ठीक है, इस तरीके से स्कूल्स का अपग्रेडेशन किया जाएगा। सो मेनली जो ये स्कीम फोकस है PM श्री, उसमें गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल डिवाइड को कम करने की बात कर रही है और स्कूल को अपग्रेड कर रही है। और उसी के साथ अपग्रेडेशन जो है वो ग्रीन फॉर्म में किया जा रहा है। ग्रीन फॉर्म का यहाँ पर मतलब मैंने आपको बता दिया है कि लाइक सोलर पैनल, LEDs और न्यूट्रिशनल प्लांट्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इन सभी से रिलेटेड चीज़ें की जा रही हैं। Okay, so let's move to the next topic. The topic is related with economy. So the news is RBI transfer surplus to government, यानी कि RBI ने जो अपने surplus interest है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है। So the news is recently Central Board of Director RBI reviewed the economic capital framework based on ECF. RBI transfer dividends to government every year, यानी कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का, जो डिविडेंड्स हैं RBI जो अर्न करती है डिविडेंड्स अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सोल्ड आउट करके, वो डिविडेंड्स गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखते हैं क्या है। सो रिसेंटली RBI विल ट्रांसफ़र 2,68,590 करोड़ ऑफ सरप्लस टू द यूनियन गवर्नमेंट। एंड ये जो डिविडेंड है वो 2024-25 का है एंड इट इज़ 27% मोर देन द डिविडेंड पेड इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर में गवर्नमेंट को जो पे किया गया था उससे 27% ज़्यादा है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द ECF, दैट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क माइक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट, RBI बोर्ड है डिसाइडेड टू फर्दर इंक्रीज द कॉन्टीजेंट रिस्क बफर टू 7.50। RBI की जो बोर्ड है, बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो कॉन्टीजेंट रिस्क बफर है उसको 7.50% इंक्रीज कर दिया जाए। सो देखते हैं कि ये कैसे होता है। RBI जो बिमल जालान कमेटी आई थी, बिमल जालान एक्सपर्ट कमेटी इन 2019, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एवरी ईयर या 5 ईयर का रिव्यू करके उसके बिहाफ पे जो कंटीजेंसी रिस्क बफर है उसको 5.5 से 6.5 रखा जाए, जिससे कि RBI की बैलेंस शीट जो है वो रिस्क प्रूफ हो जाए। ठीक है, RBI ने क्या किया है रिसेंट में कि जो कंटीजेंसी रिस्क बफर
है उसका और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, उसको डिविडेंड के फॉर्म में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एज अ डिविडेंड प्रोवाइड कराती है. सो द सरप्लस ऑफ द आरबीआई इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि अगर आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर करता है इट इज़ अ टैक्स रेवेन्यू और अ नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो वी ऑलरेडी नो कि ये किसी तरीके का टैक्स नहीं है, ये डिविडेंड है, और ये डिविडेंड किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैटेगरी में रखा जाएगा इसको. सो द सरप्लस आरबीआई गवर्नमेंट डिपेंड्स हाउ मच रिस्क बफर इट वांट्स टू मेंटेन. अ हायर रिस्क बफर मीन्स अ लोअर अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल सरप्लस, और अगर ये जो रिस्क बफर है वो कम हो जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट सरप्लस ट्रांसफ़र किया जा सकता है. यानी कि एक दूसरे के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो आरबीआई ने रिसेंट में क्या किया है कि 7.50% बढ़ाने की बात की है. तो वी नाउ नो कि जो डिविडेंड है वो कम जाएगा. ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि आरबीआई की अर्निंग के सोर्सेज क्या है. वी ऑलरेडी नो कि आरबीआई नोन एज द बैंक ऑफ बैंक. ठीक है, ये बैंकर्स का बैंक होता है. सो इसकी डायरेक्ट कोई इनकम है नहीं कि इसमें कोई अकाउंट ओपन हो या कुछ. तो आरबीआई अपनी अर्निंग कहाँ से करती है, आरबीआई अपनी अर्निंग करती है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट की बात होती है तो आरबीआई बैंक्स को सिक्योरिटी बेच के पैसा लेती है और ऐसे ही वाइस वर्सा किया जाता है. ठीक है, कई बार सिक्योरिटीज़ को देके बैंक से उनका अमाउंट लिया जाता है और कई बार अमाउंट को देख के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस लिया जाता है. तो इससे जो इंटरेस्ट बनता है ये आरबीआई की एक अर्निंग का एक मीडियम है. इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस मेड, जो भी एडवांसेस और लोन्स दिए जा रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है. इंटरेस्ट अर्न ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ फैसिलिटी ऑपरेशन जो है. ठीक है, लिक्विडिटी आपको पता है कि बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट की लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, उसके कम या ज़्यादा होने पर आरबीआई उनसे इंटरेस्ट अर्न करती है. इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट हेल्ड, जो फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स, इसको सिंपली टर्म में फॉरेक्स भी बोल सकते हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व रखे जाते हैं, जो करेंसी होल्ड करती है, उससे भी बिजनेस करके आरबीआई अर्निंग करती है. एंड ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम फॉरेक्स स्वैप्स. फॉरेक्स स्वैप्स क्या है कि जो करेंसी स्वैप होती है कि मतलब इतनी करेंसी के बदले में इतनी करेंसी किसी और कंट्री की करेंसी दे दी. जैसे कि आपने देखा होगा कि 2022-23 में आरबीआई ने जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था जिसमें $400 बिलियन की करेंसी स्वैप किया गया. और इसी के साथ सिग्नोरेज, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड इट्स फेस वैल्यू. यानी कि ये भी एक आरबीआई की अर्निंग का एक जरिया है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो आरबीआई 500 का नोट प्रिंट करती है तो उसमें जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है और उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस होता है. जस्ट सब इमेजिन कीजिए कि 500 रुपये का नोट है और उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है वो सिर्फ 400 रुपये आ रही है. ठीक है, तो आरबीआई की अर्निंग कितनी होगी, 100 रुपीज़. सो इस तरीके से आरबीआई अपनी अर्निंग करती है. एंड ऑल्सो द वैल्यूएशन गेन्स फ्रॉम गोल्ड. आपको पता है कि आरबीआई गोल्ड के रिजर्व भी रखती है, तो उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके बिहाफ पे आरबीआई अर्निंग करती है. ये सारे सोर्सेज हैं आरबीआई के मेजरली जिनसे आरबीआई की अर्निंग होती है. और इनसे जो ईयरली डिविडेंड बनता है वो आरबीआई गवर्नमेंट को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है. सो रिसेंट में आरबीआई ने अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है. अब एक बार देखते हैं कंटीजेंसी रिस्क बफर क्या है. दैट इज द सीआरबी. सीआरबी इज अ रिजर्व फंड विद इन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. ये एक रिजर्व फंड होता है जिसको आरबीआई मेंटेन करता है जिससे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस को और क्राइसिस को रोका जा सके. इट इज़ अ कंट्रीज सेविंग फॉर रेनी डे. ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेविंग कि हाँ जब इमरजेंसी पड़ेगी, यानी कि जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कंटीजेंसी. कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी नीड्स. ठीक है, इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या होता है कि ये सर्टेन अमाउंट फिक्स रखा जाता है कि जब इमरजेंसी आएगी तो आरबीआई इन्फ्लेशन वगैरह को या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, इन सब को क्या करेगी, मेंटेन करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करेगी. सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज द हायर डिविडेंड पे आउट ऑफ द आरबीआई विल हेल्प गवर्नमेंट इन मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट.
ठीक है। फिजिकल डेफिसिट आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की अर्निंग से ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में जो खर्च कर देती है उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। तो ये डिविडेंड जो मिलेगा गवर्नमेंट उसको फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी कंडीशन इन द सिस्टम, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास फंड अवेलेबल नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती है, जिससे वो पॉलिसीज़ रुक जाती हैं। सो इस तरीके की पॉलिसीज़ को या इस तरीके के सरप्लस को या फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए आरबीआई अपने डिविडेंड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करती है। एंड इट इज़ अ रेगुलर बेसिस कि ऑन ईयरली बेसिस पर ये किया जाता है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर पर बेस्ड रहते हैं। सो ये थी हमारी न्यूज़ और कि आरबीआई ने जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया है। तो इसमें आपके सामने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आरबीआई की टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द इंडियाज WPI इन्फ्लेशन फॉल्स 13 मंथ लो। आपको पता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इस समय सबसे ज़्यादा डाउन पर चल रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो देखते हैं, इट इज़ अ 13 month low to 0.85% in April 2025 and it is down from 2.05% in March, largely due to decline in prices in the fuel and power and primary article segment। यानी कि जो फ्यूल प्राइसेस है और पावर सेक्टर है और जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनमें जो गिरावट देखी गई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो WPI इन्फ्लेशन है वो 13 मंथ के लोअर स्टैंडर्ड पर पहुंच गई है। एक बार WPI के बारे में देखते हैं। WPI क्या है? इट इज़ अ इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। इसमें जो गुड्स और कम्युनिटीज़ हैं इसकी एक बास्केट बनाई जाती है और उस बास्केट के हिसाब से रिटेल और कंज्यूमर मार्केट में उसके प्राइजेस में अपराइज और डाउनफॉल को कैलकुलेट किया जाता है। सो WPI बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ अ बास्केट ऑफ अ गुड्स, यानी कि ये इसमें बहुत सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं और वो बेसिक नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनमें होने वाले प्राइस के राइज को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? फूड होंगे, ऑयल सीड्स होंगे, मिनरल्स होंगे, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो WPI में रखे जाते हैं, यानी कि WPI की बास्केट में इनको कैलकुलेट किया जाता है कि ईयरली बेसिस पर इसमें कितना डिक्लाइन आ रहा है, कितना राइज आ रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसको जो कंपाइल कौन करता है वो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपाइल्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो इसको कंपाइल करता है। और करंट में इसका बेस ईयर क्या है? दैट इज़ द 2011-12 इसको बेस प्राइस रखा गया है, ठीक है। अब CPI और WPI में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो CPI है उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, बट WPI में सिर्फ गुड्स और प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। सो WPI इज यूज टू मॉनिटर द सप्लाई साइड, यानी कि ये सप्लाई साइड को मेंटेन करती है, ठीक है। इट इज़ अ क्रिटिकल इनपुट ऑफ इंडस्ट्री प्राइसिंग, टैक्सेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। सो इसके बिहाफ पर WPI इन्फ्लेशन को देखते हुए इंडस्ट्री प्राइसिंग, टैक्सेशन, पॉलिसी मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी का एक सब इंडेक्स होता है WPI फूड इंडेक्स, जिसमें केवल फूड आर्टिकल्स रखे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी बास्केट, फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बास्केट, यानी कि इसमें क्या है कि केवल फूड आर्टिकल्स को रखा जाता है, उसके बिहाफ पर उसके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखा जाता है। मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो चीज़ें रखी हुई है, WPI और CPI, और इनके बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है। कैसे होता है एक बार देखते हैं। लेवल क्या है इनका? दैट इज़ द होलसेल प्राइस जो है वो होलसेल लेवल पर चेक करती है, एज द वर्ड सजेस्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिटेल लेवल पे चेक करती है।
कैलकुलेट कौन करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस मैंने आपको बताया ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और सीपीआई जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, वो इसको कैलकुलेट करता है। यानी कि सीपीआई के लिए एनएसओ रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, बेस ईयर इसका जो है वो 2011-12 है, बट इसका 2012 है। कैटेगरीज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में रखी जाती है वो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूल एंड पावर होते हैं, और जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि रिटेल लेवल पे चीज़ों को देखता है तो उसमें फूड्स एंड बेवरेजेस, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ों को देखती है। सो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक वाइडर डोमेन है कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी कि अगर इन्फ्लेशन का अच्छे से हमें एनालिसिस करना है तो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटेल लेवल पे चीज़ों को हाईलाइट करती है। हाईएस्ट वेटेज क्या है इसमें? सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, फिर प्राइमरी आर्टिकल का, और सबसे कम होता है फ्यूल एंड पावर का, और सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस का होता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज इन फूड आइटम, लेस इम्पैक्ट रहता है डब्ल्यूपीआई में कंपेयर टू सीपीआई। ठीक है, और सीपीआई में लार्जर इम्पैक्ट रहता है क्योंकि वेटेज ऑफ फूड प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है। सर्विसेज मैंने आपको बताया कि सीपीआई में इंक्लूडेड होती है, डब्ल्यूपीआई में इंक्लूडेड नहीं होती। इनडायरेक्ट टैक्स डब्ल्यूपीआई में नहीं रखे जाते हैं जबकि सीपीआई में रखे जाते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि हम रिटेल लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। टारगेटेड बाय आरबीआई, डब्ल्यूपीआई का कोई टारगेट नहीं होता, बट यहाँ पे सीपीआई के लिए आरबीआई का टारगेट रहता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 ± 2% रहनी चाहिए। ठीक है, सो ये था बेसिक डिफरेंस सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लेना और ध्यान से समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, दैट इज़ द एग्री फोटोवोल्टिक कैन बूस्ट फार्मर्स इनकम। यानी कि वी ऑलरेडी नो कि हम सोलर पैनल्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए भी फोटोवोल्टिक्स की बात करिए कि जो फोटोवोल्टिक्स हैं, वी ऑलरेडी नो कि सोलर पैनल फोटोवोल्टिक्स के बने होते हैं, और जो फोटोवोल्टिक्स हैं वो फार्मर इनकम में भी सपोर्टिव हो सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्री फोटोवोल्टिक क्या है। इट इज़ अ सिस्टम दैट अलाउज सोलर पैनल टू बी इंस्टॉल्ड एबव फार्म लैंड। यानी कि उनके जो फार्म एरिया है उसके ऊपर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे उनको एग्री फोटोवोल्टिक्स कहा जाता है। इनेबलिंग बोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड क्रॉप कल्टीवेशन ऑन सेम टाइम। सो ये दो चीज़ों पर फोकस्ड है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं और क्रॉप का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। कॉमन डिजाइंस क्या क्या है इसके? दैट इज द ग्रोइंग क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ सोलर पैनल। यानी कि जैसे जस्ट सपोज कि ये सोलर पैनल्स लगा दिए गए फील्ड में, ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। सोलर पैनल रेज्ड अबाउट 2 मीटर्स एबव ग्राउंड अलाउइंग क्रॉप्स टू ग्रो अंडरनीथ। यानी कि इनको 2 मीटर एबव ग्राउंड से किया जाता है, तो यहाँ पे क्रॉप्स का कल्टीवेशन ईजिली किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी ईजिली हो जाता है। सो बेनिफिट्स क्या क्या है? डुअल रेवेन्यू सिस्टम। वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसको गवर्नमेंट को सेल करेंगे, उससे उनकी इनकम भी जनरेट होगी और उनकी क्रॉप्स भी ग्रो होंगी। इफिशियंट लैंड यूज़, लैंड यूज़ इफिशियंटली होगा कि क्रॉप्स भी ग्रो हो रही हैं, उसके साथ में सोलर एनर्जी भी जनरेट हो रही है, तो फूड और एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव माइक्रो क्लाइमेट फॉर क्रॉप्स। जो क्रॉप्स पे हीट स्ट्रेस, वाटर लॉस, ये सारी चीज़ें होती है वो भी कम हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन बाई 2070, उसको भी गवर्नमेंट अचीव कर लेगी बाय द सोलर एनर्जी टारगेट्स के थ्रू। चैलेंजेस क्या है? वी ऑलरेडी नो कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं और मोस्टली जो फार्मिंग की जाती है वो छोटे छोटे लैंड एरिया में की जाती है, तो इसलिए इसमें हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। लाइक वाइल अ टिपिकल 1 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन सोलर एनर्जी प्लांट
इन 5 acre ऑफ लैंड वुड कॉस्ट 2.7 करोड़। ठीक है, सो 2.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है अगर 1 मेगावाट एनर्जी हमें 5 एकड़ लैंड पर जनरेट करनी है। सो जिसकी वजह से क्या है कि 11% ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ता है और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के पास अभी इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या है प्रोजेक्ट डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। और उसी के साथ लो फीड इन टैरिफ, दैट इज़ द फिट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट वाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि FID इज़ अ फिक्स्ड प्राइस एट विच पावर प्रोड्यूसर्स लाइक फार्मर और सोलर डेवलपर कैन सेल इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड। ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स सेल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसका भी बहुत ज़्यादा चार्जेस उनको नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, वो बहुत लो होते हैं। लाइक अंडर द PM कुसुम स्कीम इन राजस्थान, FID इज 3.04 rupees per unit. At this rate, the payback period for 1 megawatt ground energy solar plant for 15 years, यानी कि ये 15 years के लिए सिर्फ 3 रुपये पर यूनिट डिफाइन की गई है, जो कि इन्वेस्टर्स की वजह से, इन्वेस्टर्स के अमाउंट से बहुत ज़्यादा कम है। लैंड अवेलेबिलिटी ओवर साइज, सो वी ऑलरेडी नो कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो मेजरली उनके पास जो लैंड एरिया है वो 2 हेक्टेयर से कम का होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो ABPs है वो सक्सेसफुली या इकोनॉमिकल फीसिबल नहीं होते। ठीक है, सो ये पॉइंट्स, ये चैलेंजेस हैं। वी ऑलरेडी नो कि इंडिया के किसान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसके पास लैंड एरिया भी कम है, और लैंड एरिया कम होने के साथ साथ ही वो उसके पास फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा रहता है। सो फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा रहने की वजह से ये फीसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे का देखते हैं क्या है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ABP गाइडलाइंस, एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जो नेशनल लेवल पे इनको टारगेट करती हो। यानी कि इसमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पैनल की हाइट, परमिसिबल क्रॉप यील्ड लॉस और लैंड यूज नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें उसमें रखनी पड़ेगी। इसी के साथ हायर फीड इन टैरिफ, हायर फीड इन टैरिफ भी हमें रखना पड़ेगा। यानी कि जो फार्मर्स जो एनर्जी डिस्कॉम्स को दे रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो अपने फार्मलैंड से जनरेट की हुई एनर्जी दे रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एक्सपेंडिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाइक नाबार्ड क्रेडिट गारंटी फॉर ABP इन्वेस्टमेंट, यानी कि नाबार्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे। लीवरेजिंग फार्मर इंस्टीट्यूशंस, FPOs एंड कोऑपरेटिव्स which can help farmer pool resources and provide stronger market linkages. Capacity building करनी पड़ेगी farmers की, and also the revamp of PM कुसुम स्कीम। We already know जो कुसुम स्कीम है उसमें हम फार्मलैंड पर सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रहे हैं, यानी कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पंप, इन सब की बात की गई है। सो उसको दोबारा से रिवैम्प करना पड़ेगा जिससे कि ABPs की सक्सेसफुल डिलीवरी की जा सके। सो ये थी न्यूज़ हमारे पास, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और मोस्टली ये न्यूज़ जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द कैबिनेट अप्रूव इंडियाज़ 6th सेमीकंडक्टर यूनिट। सेमीकंडक्टर के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। ठीक है, सो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 3,706 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप किया है। कहाँ पर? जेबर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट होगा। सो इसकी लोकेशन क्या है? दैट इज़ द जेबर, उत्तर प्रदेश। और जनरली मैं बात करूँ तो इट इज़ नियर अबाउट नोएडा एंड अलीगढ़। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन द स्टेट, यानी कि ये यूपी का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। एंड द चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी जॉइंट वेंचर फ्रॉम HCL एंड फॉक्सकॉन।
ये ताइवानीज यानी कि ताइवान की ये इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं HCL और फॉक्सकॉन। मैं आपको इसके सिंपल है, HCL के आपने लैपटॉप्स देखे होंगे और फॉक्सकॉन जो है वो एप्पल के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन करता है। सो द प्लांट इज़ डिज़ाइन फॉर 20,000 वेपर्स पर मंथ, यानी कि 20,000 चिप्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन किया जा सकता है एंड कैपेसिटी ऑफ 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ। सो इसकी कैपेसिटी को 36 मिलियन पर मंथ तक ये इंक्रीज कर देगा एंड इट विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स फॉर अ रेंज ऑफ डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सो आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सो उनके लिए ये एंड इट विल अट्रैक्ट द investment of 3,700 crores and it will lead to the 40% of India's chips need. So इंडिया की ये 40% नीड को पूरा कर सकते हैं। और एक बार इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में देखते हैं। सो इट वाज लॉन्च इन 2021 एंड इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 76,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि बजट एलोकेशन किया है एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके थ्रू इंसेंटिव्स क्या क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे कि जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। सो इसमें क्या क्या है, सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस यूनिट्स, ये सारी चीज़ें अगर कोई कंपनी डेवलप कर रही है इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको 50% का सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। सो प्रीवियस जॉइंट वेंचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सो मैंने आपको बताया कि ये 6 है जो जेवर उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, और जो प्रीवियस हैं वो क्या है, माइक्रोन दैट इज़ इन गुजरात, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस PSMC that is in also Gujarat, and also the Tata Semiconductor Assembly and Test, Morigao, Assam, and Renis that is in रेनीस जापान, और CG पावर ने कहाँ पर लगाया है, गुजरात में, एंड सूची सेमिकॉन इट इज़ ऑल्सो इन गुजरात, HCL फॉक्सकॉन दैट इज़ द रिसेंट इन द जेवर उत्तर प्रदेश। सो ये सेमीकंडक्टर्स की लोकेशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कंपनीज कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में आप लोग देख लीजिए, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है और जो रिसेंट प्लांट लगाया जा रहा है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद साइंस एंड टेक। सो पहली न्यूज़ इसमें है इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। सो इंडिया ने रिसेंटली जीन एडिटेड शीप यानी कि जीनोम एडिशन के थ्रू शीप का क्लोन डेवलप किया है। सो कहाँ से डेवलप हुआ है, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी इन कश्मीर जिसने इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शीप डेवलप की है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ माइलस्टोन। सो सीप्स, इसमें जीन एडिटेड सीप का क्या किया है, दैट इज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सीजर, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो पर्टिकुलर जीन होता है उसको हम उसके DNA से कट करके उसमें नया जीन एडिट करके उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इसको एक तरीके से ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट जीन है जिसकी वजह से उसमें डिजीज़ या कुछ हो रहे हैं तो उसको हम कट करके उसमें नया जीन एडिट कर देते हैं। सो बाय अल्टरिंग दिस जीन रिसर्चर्स आर एबल टू इंक्रीज मसल मास बाय 30%, यानी कि बॉडी वेट को इस शीप के बॉडी वेट को बढ़ाने की बात की है कि इस जीन को लगाने से उस जीन का जो बॉडी वेट है वो 30% तक राइज कर जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फीचर्स दैट नेचुरली ओनली इन सम यूरोपियन ब्रीड्स लाइक टेक्सेल, नॉट इन इंडियन शीप।
यानी कि ये एक फीचर जो नया ऐड किया जा रहा है शीप में, वो क्या है कि जो यूरोपियन शीप्स हैं उनमें ही मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये जीन एडिटिंग अलाउ प्रिसाइज चेंजेस विदाउट फॉरेन जीन्स, ठीक है। इसमें किसी और एनिमल का जीन नहीं इंसर्ट किया जाता है, बट इसमें प्रिसाइज चेंजेस किए जाते हैं विच मेक्स इट मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अदर बॉडी का जीन हम उसमें डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स या म्यूटेशन आ जाता है, बट इसमें इस तरीके की कंडीशन डेवलप नहीं होती। सो प्रोडक्शन ऑफ जीन एडिटेड स्पीस फॉर मीट कंजप्शन, यानी कि उसका जो रेशियो बढ़ाया जा रहा है, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या है कि मीट कंजप्शन के लिए उनको राइज किया जा सकता है। एंड इंक्रीज आउटपुट इन कैटल फॉर मिल्क एंड वूल, मिल्क एंड वूल का भी आउटपुट इंक्रीज होगा। एंड ऑल्सो द एलिमिनेशन कॉजिंग जीन्स, जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स हैं उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो एक बार देखते हैं कि जो जीन एडिटिंग है वो क्रॉस ब्रीडिंग और जीन मॉडिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है, फ्रॉम द सेम स्पीसीज टू क्रिएट अ न्यू ब्रीड। इसमें क्या है कि सेम स्पीसीज को क्रिएट करने के लिए दो डिफरेंट ब्रीड्स की क्रॉसिंग कराई जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई हो जाती है, ठीक है। सो क्रॉस ब्रीडिंग इज अ स्लो प्रोसेस विद वाइबल ट्रेड्स विजिबल आफ्टर फ्यू जनरेशन, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बहुत टाइम बाद ही इसके फीचर्स दिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हस्की डॉग, हस्की डॉग जो है जिसका जो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है, ठीक है, उसमें वुल्फ के जीन्स और एक जो जर्मनी में पाए जाने वाला डॉग है उसके जीन्स को क्रॉस कराया गया है। जीन एडिटिंग क्या है? जीन एडिटिंग में क्रिस्पर Cas9 जैसी सीजर का यूज़ किया जाता है विच एनेबल्स एडिशन, रिमूवल और ऑल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि जेनेटिक मेडिशन का एडिशन, जेनेटिक मटेरियल का एडिशन होता है, रिमूवल होता है, अल्ट्रेशन होता है, उसको जीन एडिटिंग कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ जीन मॉडिफिकेशन क्या है? इंसर्टिंग न्यूज़ फ्रॉम वन स्पीसीज इनटू अनदर टू क्रिएट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीन मॉडिफिकेशन में क्या है कि नए जीन को एंटर, नई स्पीसीज के जीन को एंटर कराया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। जीन एडिटिंग और क्रॉस ब्रीडिंग और जीन मॉडिफिकेशन कैसे डिफरेंट है, उन पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। और ये जो शीप है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने डेवलप करी है। सो इट इज़ द फर्स्ट जीन एडिटेड शीप ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिस न्यूज़ इज़ द एनालिसिस टॉपिक, ठीक है। ये न्यूज़ एक एनालिसिस टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज़ द की टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। वी ऑलरेडी नो कि पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशन सिंदूर को प्रेज़ किया जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस पर डिस्कशन कर रही है। सो इट इज़ अ इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ, जिसमें इंडिया ने न्यू एज वेपन्स टू कैरी आउट प्रिसीजन स्ट्राइक्स। सो इंडिया ने न्यू एज वेपन्स को यूज़ किया है इस बार, ठीक है। सो ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। जैसे इसमें SOW, LMs, UAB, MRLs, SRBM और CM, MRBM और IRBM। सो इसको 4 लेयर में इंडिया ने डिवाइड करके प्रिसीजन एडॉप्ट किया है। जैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। सो इसमें देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज है। सबसे पहले आता है आकाश तीर। आकाश तीर क्या है? इट इज़ अ AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियाज़ ओन आयरन डोम, ठीक है। आकाश तीर जो है वो इंडिजिनस डेवलप्ड AI पावर्ड डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया का खुद का आयरन डोम है, ठीक है। खुद की एक शील्ड है एंड डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर बाय DRDO, इसरो एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो इसको जो डिज़ाइन किया है वो DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। पार्ट ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल C4ISR, यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स
इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस सिस्टम। ठीक है, सो आकाश तीर क्या है? आकाश तीर वर्क्स ऑन कोऑर्डिनेशन विद इसरो सैटेलाइट, जो इंडिया का नाभिक जीपीएस सिस्टम है। नाभिक के बारे में हमें पता है कि ये 2 मीटर तक प्रिसीजन लोकेशन प्रोवाइड कराता है। सो आकाश तीर जो है वो नाभिक सिस्टम जीपीएस पर वर्क करता है एंड इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम रडार्स एंड सेंसर्स, और बाद में रडार और सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू एरियल थ्रेट्स, यानी कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और यूएवी और लोइटरिंग म्यूटेशंस के थ्रू ये क्विक रिस्पॉन्स देता है थ्रू ऑटोमेटिक डिटेंशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। और इसका जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटेड है, यानी कि अगर थ्रेट डेवलप होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। इसके बाद आता है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है बाय डीआरडीओ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है? मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इसमें यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स एज फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल्स को इसमें टारगेट किया जाता है। ऑपरेट्स ऑन अ कमांड गाइडेंस सिस्टम विद डेटा लिंक फॉर मिड कोर्स करेक्शन एंड स्विचेस टू एक्टिव रडार होमिंग इन द टर्मिनल फेज, यानी कि इसको जो ऑपरेट है एक कमांड गाइडेंस सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है जो एक्टिव रडार सिस्टम पर वर्क करता है। प्रोपल्सन क्या है इसका, स्पीड क्या है? इट इज़ अ इंटीग्रेटेड रैमजेट रॉकेट इंजन। रैमजेट इज़ अ इंजन टेक्नोलॉजी जो ओपन एयर से फ्यूल जनरेट करके वो अपने आप को मूव कराता है, और इसकी जो स्पीड है जो सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि 1.8 मैक से 2.5 मैक तक ये स्पीड का प्रोपल्सन करती है, और इसकी जो रेंज है वो 25 से 45 किलोमीटर है एंड अल्टीट्यूड अप टू 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर की हाइट तक ये काम करता है एंड कैरियर 60 kg हाई एक्सप्लोजिव, 60 kg तक एक्सप्लोजिव ले जाने की इसकी कैपेसिटी है। सपोर्टेड बाई अ सोफिस्टिकेटेड रडार नेटवर्क, इसमें एक रडार नेटवर्क भी होता है और जो रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेस करके डिफरेंट मल्टीपल टारगेट्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन को टारगेट कर सकता है, यानी कि एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले टारगेट्स को भी ये टारगेट करता है। इसके बाद राजेंद्र फेस्ड एरे रडार कैन ट्रैक अप टू 64 टारगेट्स एंड गाइड 8 मिसाइल साइमल्टेनियसली। इसमें राजेंद्र फेस्ड एरे रडार भी यूज़ होता है जो 64 टारगेट्स को एक साथ टारगेट कर सकता है और 8 मिसाइल को एक साथ भेज सकता है। एंड इसी में 3D सेंट्रल एक्विजिशन रडार 3D CAR भी है जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन को करती है। आकाश हैज़ वेरिएंट्स लाइक आकाश 1 जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, आकाश NG इसकी रेंज 30 किलोमीटर्स तक है एंड आकाश प्राइम जिसकी रेंज 35 किलोमीटर तक है। सो इंडिया ने ये तीनों डेवलप किए हुए हैं। आकाश इंटीग्रेशन विद एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है जो इसको रियल टाइम थ्रेट न्यूट्रलाइज करने के लिए कमांड देता है। इसी के साथ इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम भी यूज़ किया। इट इज़ अ काइंड ऑफ सैम मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इट इज़ अ मोस्ट एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डिप्लॉयड बाय रशिया। सो इंडिया को ये रशिया की हेल्प से मिला है एंड डिफेंड वाइड रेंज ऑफ एयर थ्रेट्स, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल्स एंड UAVs। ये इनके थ्रू इनको डिफेंड करने के लिए लाइक एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और UAVs को न्यूट्रलाइज करता है। सो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? दैट इज़ द मल्टी फंक्शनल रडार्स, ऑटोमेटेड कमांड सेंटर्स, 4 टाइप मिसाइल्स एंड मोबाइल लॉन्चर इसमें इंक्लूड हैं। सो ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, सो इसके लिए क्या है, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। ये रशिया से सपोर्टेड है और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 400 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी है एंड कैन डिस्ट्रॉय एरियल टारगेट अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर टू 30 किलोमीटर, यानी कि इतने प्रिसीजन के साथ में ये डिफेंड कर सकता है, ठीक है। एंड कैन ट्रैक
up to 80 targets simultaneously and engaging up to 36 of them at once। यानी कि 80 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ये डिफेंड कर सकता है और 36 पर काउंटर अटैक भी कर सकता है। एंड इट कैन इंटरसेप्ट टारगेट मूविंग स्पीड अप टू 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। कैपेबल ऑफ फायरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स। सो एक ये लेयर्ड डिफेंस शील्ड जनरेट करता है। S-400 सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इज़ अ मोबाइल, यानी कि इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इट कैन माउंटेन ऑन ट्रैक्स एंड दस ईजली रीपोजिशनिंग एंड डिप्लॉयमेंट इन डिफरेंट टेरेन, यानी कि इसको रीपोजिशन भी ईजिली किया जा सकता है, ट्रक्स पर भी ले जाया जा सकता है और इंडिया में इसको सुदर्शन चक्र बोला जाता है। ठीक है, सो इंडिया स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड 4 S-400 स्क्वाड्रन। सो कहाँ पर? पठानकोट, राजस्थान एंड गुजरात। सो यहाँ पे S-400 का इंस्टॉलेशन किया गया है। इसके बाद इंडिया ने जो वॉरफेयर में यूज़ किया है वो है ब्रह्मोस। इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स पता है, जो रशिया के डिफेंस सिस्टम और इंडिया के डिफेंस सिस्टम यानी कि DRDO के कोलैबोरेशन से जनरेट किया गया है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। इसकी जो रेंज है वो अप्रॉक्स 450 किलोमीटर है। पहले इसकी 290 होती थी, अब इसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। एंड इट इज़ अ क्रूज फेज जो उसकी मैक 3 की स्पीड भी ये टारगेट करती है। एंड इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, यानी कि एक बार अगर आप इसको टारगेट को सेट कर दो तो ये टारगेट को ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करती है। टर्मिनल एल्टीट्यूड जो इसका है कितनी हाइट तक? 10 से 15 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। एंड इट कैन कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो 200 से 300 kg तक का वॉरहेड ले जा सकती है। हैमर, इसके बाद हैमर का यूज़ किया। हैमर इज़ अ हाईली एजाइल मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। सो ये जो है ये फ्रांस के सफ्रान ग्रुप से इसको डेवलप किया गया है, जो इंडिया को मिला है। एंड इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है। एंड इट टारगेट विद राफेल एयरक्राफ्ट। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से इस वेपन सिस्टम को क्या किया जा सकता है? लॉन्च किया जा सकता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉम्ब। सो इसके बाद क्या है? ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम होता है इसमें GPS लगा होता है और लेज़र होता है। लेज़र सिस्टम का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ये प्रिसीजन स्ट्राइक करता है और ये मिड रेंज टैक्टिकल ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम लो एल्टीट्यूड ओवर द रफ टेरेन एंड कैन ऑल्सो बी फिटेड टू बॉम्ब्स वेरियस गाइडेड सिस्टम, यानी कि ये इतना प्रिसीजन है कि बॉम्ब्स वगैरह में भी फिट करके इसको भेजा जा सकता है। एंड इट इज़ अ ऑल वेदर इनसेंसिटिव टू जैमिंग, इसको जैम भी नहीं किया जा सकता और ये हर वेदर में काम करने वाला बॉम्ब है। सो हैमर सिस्टम जो है वो फ्रांस के सपोर्ट से इंडिया को मिला हुआ है। इसके बाद हमारे पास है स्कैल्प EG और स्टॉर्म शैडो भी इसको बोला जाता है। इट इज़ अ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम। ठीक है, हवा से मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक्स। इसको किसने डेवलप किया है? यूरोपियन मल्टीनेशनल ग्रुप से ये डेवलप है, इंडिया को मिला हुआ है और इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है। हैज़ स्टील्थ फीचर्स, कैन ऑपरेट नाइट एंड ऑल वेदर कंडीशन, यानी कि इसको रात में भी हम डिपार्चर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड विद राफेल एयरक्राफ्ट से हम इसको भेज सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट ड्यू टू लो लाइंग कैपेबिलिटी। इसकी जो एल्टीट्यूड है ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है जिसकी वजह से रडार इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते। व्हेन फायर्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एंड कैन पेनिट्रेट बंकर्स एंड एम्यूनिशन स्टोर्स, ये बंकर को भी पेनिट्रेट कर सकता है। सो इसमें क्या क्या यूज़ है? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज़ है एंड GPS सिस्टम यूज़ है और ये डिफरेंट टेरेन पर भी ये वर्क कर सकता है। एंड द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ द मीटियोर क्या है? इट इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, सो ये भी यूरोपियन मल्टीनेशनल ग्रुप से डेवलप है और इंडिया को मिला हुआ है। एंड इसमें क्या है? सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन का यूज़ किया जाता है दैट सस्टेन
thrust throughout the flight and conventional unlike conventional rocket power missiles, यानी कि ये सॉलिड फ्यूल रैमजेट जो है वो इसके थ्रस्ट को मेंटेन करे रहते हैं। सो इसकी वजह से क्या है, ये एक नो एस्केप जोन क्रिएट करता है फॉर एनी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए, सॉरी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए ये एक नो एस्केप जोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल इससे बाहर नहीं जा सकती। यानी कि ये एक जो आप अगर गैलेक्सी में देखेंगे जो मीटियोर शावर होता है, ये उसकी तरीके से वर्क करता है, चारों तरफ फैल जाते हैं और जिसकी वजह से एयर टू एयर मिसाइल अगर कोई भी लॉन्च करता है तो वो उससे बच नहीं पाती है। सो इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स तक रहती है। इंटीग्रेटेड इनटू राफेल एयरक्राफ्ट, ये भी राफेल एयरक्राफ्ट में से लॉन्च किए जा सकते हैं एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू जैमिंग। ये ऑल वेदर होते हैं और इनको जैम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। इंडिया ने रिसेंट में एंटी ड्रोन सिस्टम भी यूज़ किया है। ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप है बाय द DRDO एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स डिसरप्टिंग GPS सिग्नल। इसकी खास बात यह है कि ये GPS सिग्नल को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से ड्रोन जो हैं वो अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं। इक्विप्ड एडवांस रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स एंड लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म, D4 कैन डिस्टर्ब एंड डिसेबल एनिमी UAVs इन मिड फ्लाइट। सो ये मिड फ्लाइट में ही UAV के रास्ते को अलग कर सकते हैं और इसमें एडवांस रडार सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर और लेजर बेस्ड किलिंग सिस्टम भी यूटिलाइज किया है। इसके बाद हमारे पास है स्काई स्ट्राइकर लॉइटियर म्यूनिशंस। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सुसाइड ड्रोन्स। मैं लॉइटियर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं कि लॉइटियर टेक्नोलॉजी का ये है कि अगर आप इसको किसी एक टारगेट के थ्रू टारगेट पर सेट कर देते हैं और टारगेट पर सेट होने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली उसी के आसपास मंडराता रहता है जब तक ये टारगेट को मार नहीं देता। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सुसाइड ड्रोन्स जो इजराइल और इंडिया की बेंगलुरु बेस्ड अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से डेवलप है एंड इट इज़ अ प्रिसीजन स्ट्राइक ड्रोन दैट कैन कैरी 5 to 10 kg वॉरहेड एंड रेंज अप टू 100 किलोमीटर। ये 5 से 10 kg का वॉरहेड ले जा सकते हैं जिसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है एंड इट इज़ इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम दैट रिड्यूस नॉइज मेकिंग इट सुटेबल टू कन्वर्ट मिशन एट लो एल्टीट्यूड। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा कि ड्रोन बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, सो उस चीज़ को टारगेट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ किया गया है जिससे इसकी आवाज़ कम हो जाती है और ये कम एल्टीट्यूड पर भी टारगेट कर सकते हैं एंड इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक। सो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल के अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है दैट इज़ द हेरोप ड्रोन्स। हेरोप ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने डेवलप किया है एंड इट इज़ अ लॉइटरिंग म्यूनिशन क्रॉस बिटवीन अ ड्रोन एंड अ मिसाइल। सो इट इज़ अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें मिसाइल और UAV दोनों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस कैटेगरी वेपन लॉइटर इन द एयर क्लोज टू डेजिग्नेट टारगेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टारगेट के क्लोजर हवा में मंडराते रहते हैं और टारगेट को हिट करते हैं एंड लॉन्च फ्रॉम कैनिस्टर बेस्ड। ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम से लॉन्च किए जा सकते हैं एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग हाई वैल्यू टारगेट particularly radar system and air defense platform. So it is designed for deep precision attack. ठीक है, that Harop can loiter over target zone up to 9 hours. यानी कि ये एक बार में 9 hours तक लगातार वहीं पे घूम सकते हैं, उसको लोकेट करके और मल्टीपल टारगेट्स पर अटैक कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सुसाइड ड्रोन जिनको कमिकाजी ड्रोन भी बोला जाता है। ये रिसेंट के UPSC एग्ज़ाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ कमिकाजी ड्रोन्स के बारे में बताइए। ठीक है, UPSC के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इट्स इम्यूनिटी सैटेलाइट जैमिंग। सो ये सैटेलाइट जैमिंग से भी बच जाते हैं एंड रियल टाइम ह्यूमन ओवरसाइट कैन गिव बोथ ऑटोनमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड। ये रियल टाइम में ह्यूमन ओवरसाइट पर भी इम्पैक्ट नहीं डालते, यानी कि
नॉर्मली इनको देखा नहीं जाता। सो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो एडवांस वॉर मैकेनिज़्म है, इंडिया ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो प्रिसाइजली जो पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस्ड हैं उनको प्रिसाइजली बिना वहाँ के सिटीजन्स को हार्म किए वहाँ पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू वॉरफेयर। आप देख सकते हैं कि इसमें आर्मी का यूज़ बहुत ही कम किया गया है। सो मोस्टली जो वॉर के बारे में जहाँ भी सिचुएशन चल रही है, वॉर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी रेगुलरली यूज़ की जा रही है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। ठीक है, सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्रॉम टायर्स ऑफ ईवीज़। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन में क्या हुआ है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ने की घटनाएं सामने आई हैं। सो अराउंड 2.5% ऑफ न्यू कार सोल्ड इन 2024 वर ईवीज़। ठीक है, अराउंड 2.5% जो इंडिया में कार सोल्ड हुई हैं ड्यूरिंग 2024 वो सारी ईवी है। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 2030 तक 30% पर लाना है। ठीक है, हाउएवर द रिसर्च रिवील द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ ईवीज़। सो कुछ साइंटिस्ट ने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, सो देखते हैं कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे फैला रहे हैं। ईवीज़ एटलीस्ट 15 to 20% हैवियर होते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं ड्यू टू द वेट ऑफ बैटरीज़ की वेट की वजह से इनका जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है। सो क्या होता है कि हायर वियर एंड टियर इन द टायर्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर टायर का ज़्यादा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो व्हीकल है और एक ईवी व्हीकल है, उसके टायर्स जो ईवी व्हीकल होगा उसके टायर्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जल्दी घिस जाएंगे। सो दैट रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सो टायर्स के ज़्यादा घिसने की वजह से स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो एनवायरनमेंट में स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। एंड ईवीज़ आर एबल टू एक्सेलरेट मोर रैपिडली, दिस लीड्स टू एडिशनल स्ट्रेस ऑन टायर्स। आपने देखा होगा कि सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जो ईवी व्हीकल हैं वो जल्दी से एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, उनका पिकअप हाई होता है। सो जिसकी वजह से टायर्स पे क्या है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है और वो हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं। सो टायर जो है वो स्मॉलर पार्टिकल अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर्स जो हैं वो एयर में सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, द करेंट एयर क्वालिटी रेगुलेशन फोकसेस ऑन PM 2.5 एंड PM 10। जैसा कि हमें पता है कि करंट जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए रखा है वो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पॉल्यूशन जो पार्टिकल्स हैं वो 2.5 और 10 PM 10 पर ही वर्क करता है। लेकिन जो EVs हैं उन्होंने इसका एमिशन ज़्यादा कर दिया है और इसके क्या है इवन स्मॉलर टायर फ्रेगमेंट्स, इससे भी कम पार्टिकुलेट मैटर वाले पॉल्यूशन को वो कर रहे हैं। सो ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसका जो ईवीज़ है, ईवीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पर बताया गया है। सो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। इंडिया बिगिंस बूस्टिंग रिजर्वियर कैपेसिटी इन इंडस रिवर सिस्टम। सो आपने जैसे देखा कि कुछ न्यूज़ पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पे रखा हुआ है। सो अबेंस पे रखने की वजह से क्या है, इंडिया ने क्या किया है, अब रिजर्वियर कैपेसिटी को बढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली है कि जब पानी को पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजा जाएगा तो उसको रिज़र्व करके रखना पड़ेगा। सो जिसकी वजह से इंडिया क्या है कि इंडिया ने बगलियार एंड सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर में उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में स्टार्ट कर दिया है। और उसमें क्या है कि फ्लशिंग एंड मेंटेनेंस वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड। उस डैम बगलियार और सलार
हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो हैं वहाँ पर फ्लशिंग और मेंटेनेंस वर्क भी स्टार्ट किया गया है। सो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस वाटर को बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखने वाली है। इसकी वजह से क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ पाकिस्तान नियरली 90%। सो डाउन स्ट्रीम वाटर जो है वो 90% तक रोका जा सकता है। एक बार इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। नेचर क्या है, एंटीसीडेंट है, ये पहले काफ़ी समय पहले से बह रही है, यानी कि पहाड़ों के बनने, हिमालय के बनने के पहले से। सोर्स क्या है, मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है, दैट इज लोकेटेड इन तिब्बत। फ्लो डायरेक्शन क्या है इसका, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड देन शार्प बेंड टुवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ये देखेंगे, ये इंडस वाटर, मैं डायग्राम में अगर बताऊं तो ये इंडस वाटर है, इंडस रिवर है। सो ये पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, फिर सीधा ये साउथ वेस्ट पाकिस्तान की तरफ निकल रही है। इसकी लोकेशंस क्या क्या है, ये इंडिया में एंटर कहाँ से कर रही है, डैमचोक से एंटर कर रही है, जहाँ पर ये डीप जॉर्ज बनाती है बाई कटिंग लद्दाख रेंज एट बुंजी नॉर्थ नागा पर्वत एंड एंटर पाकिस्तान इन चिल्लास। सो पाकिस्तान में ये चिल्लास में एंटर कर रही है। अगर आप देखेंगे सो ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान का, वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर रही है। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता है, यानी कि पंचनद इसको कहा जाता है। और फ्रॉम रिवर्स ऑफ पंजाब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इंडस, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास एंड सतलुज। सो जो झेलम एंड राबी है जॉइंस चिनाब, ब्यास एंड जॉइंस सतलज। ठीक है, झेलम और राबी जो है वो चिनाब से मिलती हैं और ब्यास जो है वो सतलज से मिलती है। उसके बाद सतलज और चिनाब दोनों ज्वाइन करते हैं जो पंचनद को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, पंचनद को फॉर्म करते हैं। सो ये 5 रिवर्स हैं जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम को बनाती है। यहाँ पे मैंने रिवर्स और उनके ओरिजिन दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। जो झेलम रिवर है, यानी कि ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, शेषनाग लेक से नियर वेरीनाग, दैट इज इन साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर एंड फ्लो थ्रू बुलर लेक एंड जॉइंस चिनाब इन झांग इन पाकिस्तान। सो शेषनाग लेक से झेलम का ओरिजिन हो रहा है और ये चिनाब से कहाँ पर मिल रही है, झांग में, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है। बुलर लेक के थ्रू ये फ्लो करती है। चिनाब को देखते हैं एक बार, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर चंद्र एंड भागा। चिनाब जो है चंद्र एंड भागा रिवर से मिलकर बनी है, कहाँ पर, तांडी में, केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तांडी के पास जो केलोंग है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये चंद और भागा रिवर के मिलने से चिनाब रिवर का ओरिजिन हो रहा है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस वाटर। इंडस रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है वो चिनाब है। राबी जो है, राबी का ओरिजिन रोहतांग पास कुल्लू हिल से हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, फ्लोज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पांजाल रेंज। जो लेसर हिमालय की जो रेंजेस हैं धौलाधार और पीर पांजाल, उसके थ्रू ये फ्लो करती है राबी। और उसके बाद ब्यास, ब्यास का ओरिजिन जो है वो ब्यास कुंड से हो रहा है नियर रोहतांग पास के पास से, हिमाचल प्रदेश से, एंड जॉइंस सतलज इन इंडिया वेयर द प्लेस इज कॉल्ड हरिके। हरिके इन पंजाब में ये ब्यास को ज्वाइन कर रही है, जहाँ पे आपको पता है कि हरिके बैराज भी बना है, हरिके बैराज भी बना हुआ है। सतलज जो है, जो जिसका ओरिजिन राकसताल से हो रहा है, कहाँ पर, मानसरोवर तिब्बत से। सो सतलज इज़ द ओनली इंडस वाटर रिवर सिस्टम में रिवर है जो इंडस के बाद, ठीक है, इंडिया के बाहर से ओरिजिन हो रही है। मोस्टली जो जैसे कि चिनाब, झेलम, राबी, ब्यास, ये चारों नदियाँ जो हैं वो इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, बट सतलज और इंडस जो है वो इंडिया के बाहर, यानी कि ट्रांस हिमालय से इनका ओरिजिन हो रहा है। इट इज़ ए एंटीसीडेंट रिवर विच कट्स थ्रू हिमालय एट सिपकीला से ये इंडिया में एंटर करती है एंड फीड्स कैनाल सिस्टम फ्रॉम भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नागल डैम जो है वो सतलज रिवर पर बना हुआ है। अदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं इंडस सिस्टम पे, दैट इज़ द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो सतलज रिवर पर है। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। रिजर्वियर जो है वो इस पे गोविंद सागर बना हुआ है। नापथा झाकरी प्रोजेक्ट
जो सतलज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज राजस्थान कैनाल, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल भी बोला जाता है, जो हरके बैराज से निकाली गई है एंड गोज अप टू जैसलमेर एंड बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में बाड़मेर जैसे जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये वाटर सप्लाई दे रही है। पोंग प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास रिवर पर है, महाराणा प्रताप सागर डैम वहाँ पर बना हुआ है। पांडो प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास रिवर पे है। चामेरा प्रोजेक्ट जो है वो रावी रिवर पे है। थियान प्रोजेक्ट जो है वो भी रावी रिवर पे है। कहाँ पर? पंजाब में। सलाल प्रोजेक्ट आपको पता है कि चिनाब में है। बगलियार प्रोजेक्ट चिनाब रिवर में बना हुआ है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे बना हुआ है। तुलबुल जो झेलम रिवर पर बना हुआ है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। एंड डैम इज़ बिल्ट ऑन बुलर लेक पर जो डैम बना हुआ है तुलबुल, वो झेलम लेक पे है, ऑल्सो नोन एज बुलर बैराज भी जिसको बोला जाता है। उरी प्रोजेक्ट जो है वो झेलम रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है। सो ये सारी हमारी मैपिंग की लोकेशंस थी कि ये इंडस रिवर सिस्टम को कैसे ये टारगेट कर रही है। सो ये न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, ये हमारे जून मंथ के करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी न्यूज़ देख सकते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि इन टॉपिक्स को आप निकाल के अपने जोग्राफिकल लोकेशंस को जो मैपिंग कर लें और जो अदर पॉइंट्स है उसको मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से अलग नोट डाउन कर लें। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलरली सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर द न्यूज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।